तो हमारे क्लास 9 के सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का तारीख जो है ना वो है 25 जनवरी 2025। ठीक है, क्लास 9 का दोस्तों आपका टेस्ट होने वाला है सामाजिक विज्ञान एसएसटी से। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, ताकि आप जो है सो अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो बच्चे हमसे जुड़ गए हैं, मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे हमसे जुड़ गए हैं यूट्यूब के माध्यम से, आप सभी को बता दें दोस्तों कि इस चैनल को है ना सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप लगातार जो है सो तैयारी में लगे रहो। और आपके तैयारी के लिए हम जितना प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो जो है सो ज़ाया ना जाए, बेकार ना जाए। आप अगर हमारे वीडियोज़ को देख पाते हैं और हमसे जुड़ पाते हैं तो दोस्तों मेरा जो है सो मेहनत सफल होता है। ठीक है, क्लास 9 के बच्चों को स्पेशली कह रहा हूँ कि क्लास 9 के बच्चों के लिए लगातार मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए और अच्छा आप स्कोर कर सको। ठीक है, तो आप देख सकते हो, चैनल को चेक कर लेना। क्लास 9 के लगातार वीडियोज़ में लाता हूँ, ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चलती है और साथ ही वीडियोज़ भी लगातार अपलोडेड की जा रही है, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है सो एकदम बेस्ट रहे और आपका तैयारी भी बेस्ट हो और आपका रिजल्ट भी बेस्ट निकल करके आए। तो दोस्तों आप YouTube पर द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च कर सकते हो, और आप वैसे जान ही गए होंगे, ये नाम देख ही लिए होंगे, तो इसको आप जो है सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ ना सब्सक्राइब करने, क्योंकि लगातार जो मैं मेहनत करता हूँ, मैं क्लास 9 को लेकर के मेहनत करता हूँ, वो जो है सो मेहनत मेरा जो सफल हो जाए, आप लोग तक अगर वीडियो पहुँच जाए तो ये बहुत ही भाग्य की बात है और सौभाग्य की बात है कि आप जो है सो हमसे जुड़ गए हैं, है ना। और दोस्तों अगर आप क्लास 9 में हैं तो क्लास 9 का मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया हूँ, जिसमें करीब 850 से प्लस लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, लगभग 1000 लोग होने वाले हैं, तो आप भी वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन करना है दोस्तों, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है सो इसी वीडियो के मोर पे क्लिक करेंगे, है ना। मोर पे क्लिक करने के साथ क्लास 9 का व्हाट्सएप ग्रुप लिखा होगा, उसमें आप क्लिक करके जुड़ जाएंगे। और फिर भी दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6200230424, इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। बाकी दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इस नाम से, द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के नाम से। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, आपको बता दें मेरा परिचय, मेरा नाम रोहित सर हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट बाय रोहित सर, यानी कि ये सारी व्यवस्थाएं दोस्तों मेरे द्वारा कराई जा रही है आप लोग को, ताकि आप जो है सो बेस्ट कर सके। विषय सामाजिक विज्ञान है, आप लोगों को मैं पहले बता दूं। अब आपका फाइनल क्वेश्चन की ओर हम आ गए लेकर के। देख पा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पता है कि भारत में जनगणना जो है सो ना 10 वर्ष में की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आज आप लोग का जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट में आप अच्छा करके आओगे, मैं यही आप लोग को पहले ही जो बता दे रहा हूँ, गेस कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप ना करेंगे। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं कि अंत्योदय अन्न योजना को कब लागू किया गया? 2005 में, 2000 में और 2001 में और 2004 में। तो अंत्योदय अन्न योजना दोस्तों वो है सो 2000 में लागू किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको आज आपके पेपर में मिलने वाला है। आपका वीकली टेस्ट है, ताज़ा आप लोगों को वीकली टेस्ट में आप लोग जो है सो है ना इसको करके आएंगे। चलिए सवाल नंबर 3 देख पा रहे हैं। 3 क्या है कि भारत में सर्वाधिक ये लिंगानुपात होगा। ठीक है, लिंगानुपात जो है सो वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, ये वाला लिख दिया है, वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा और गोवा। इसका आंसर आप लोग कर लेंगे केरल। ठीक है, केरल भारत का सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों सवाल नंबर 4 देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक हुई? तो 1950, 1980, 1970, 1940। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ना 1970, 1970। ठीक है, और मैंने कई बार आप लोग को पढ़ाया भी है क्वेश्चन। चलिए सवाल नंबर देखते हैं दोस्तों, पाँचवा प्रश्न देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 448 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सवाल नंबर देखते हैं, छठा क्या है? छठा है दोस्तों, समाज का कौन सा वर्ग खाद्य असुरक्षा के दायरे में आता है? मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग और उच्च वर्ग और क्या है
हमारा एक और इनमें से सभी, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गरीब वर्ग। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते हैं सातवां। सातवां क्या है? परिवहन किस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परिवहन जो है ना एक सेवा साधन है जो कि तृतीयक क्षेत्रक है ना, या फिर तृतीयक क्षेत्र में, इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र, इसमें आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सेवा क्षेत्र और क्षेत्रक जो बोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। सवाल नंबर देख रहे हैं आठवां है। आठवां प्रश्न देख रहे हैं क्या कि भारत में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1940 में, 1943 में, 1945 में और 1942 में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 में। ठीक है, बहुत भयानक अकाल पड़ा था बंगाल में। चलिए सवाल नंबर देखते हैं नौवां प्रश्न देख पा रहे हैं क्या कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1995, 2000, 2005 और 2010। तो भारत में पहली बार जो है ना राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1995 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर अब चलते हैं 10वां। हमारा 10वां प्रश्न क्या है कि उत्तर भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? गेहूं, गन्ना, बाजरा और चावल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गेहूं, यानी कि उत्तर भारत की मुख्य खाद्य फसल गेहूं थी। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि 10 का 10 ऑब्जेक्टिव हमने आपको गेस कराया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% दोस्तों जो है ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा जो है सो आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया, ठीक है, मेरा मैसेज। बाकी चलिए आप देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। देख रहे सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट 11वां प्रश्न कि भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कौन कौन से आयाम हैं? ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। देख रहे क्या लिखा हुआ है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। ठीक है, भोजन की उपलब्धता, ठीक है, इसका अर्थ है देश के भीतर खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और पिछले वर्ष के सरकारी भंडारों में भंडारित स्टॉक। ठीक है, दूसरा क्या है? भोजन तक पहुंच, इसका अर्थ है कि भोजन हर व्यक्ति की पहुंच में है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा देख रहे हैं क्या है कि भोजन की वहनीयता, इसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति के पास अपनी आहार संबंधी ज़रूरतों को, ठीक है, पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन है। ठीक है, ये था। बाकी दोस्तों आप लोग को यही लिखना था, खाली खाद्य सुरक्षा के आयाम को, ठीक है, सिर्फ ये लिखना था। आप लोग लिख सकते हैं वीडियो रोक करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख रहे हैं दोस्तों कि भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कौन कौन से आयाम हैं? ठीक है, ये तो हो गया था। अगला सवाल देख रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसको समझ लीजिए। दोस्तों देख रहे हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसका आंसर मैंने यहाँ आपके सामने रख दिया, पढ़िए। प्रति व्यक्ति, एक मिनट, हाँ, प्रति व्यक्ति किलोमीटर, व्यक्ति नहीं है, प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब समझ रहा, हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, इतना मत लिखिए। सिंपल पूछा है कि आपका जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आपको इतना ही लिखना है बस। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख रहे हैं दोस्तों कि बफर स्टॉक क्या है? क्या है बफर स्टॉक? क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों बफर स्टॉक क्या समझिएगा, भविष्य में होने वाली, 1 मिनट क्या लिखा हुआ है, भविष्य में होने वाली, क्यों नहीं चल रहा है ये, 1 मिनट, मैंने आपको आंसर आपके स्क्रीन पर रख दिया है, समझिएगा कि भविष्य में ये काम अच्छा कर रहा है, पता नहीं कभी कभी नहीं होता है। हाँ चलिए, लिखा हुआ क्या, भविष्य में होने वाली किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का भंडार तैयार करना बफर स्टॉक
है ना कहलाता है। यानी कि भविष्य को लेकर के दोस्तों कोई चीज़ भंडार कर रहे हैं, वस्तु का भंडार कर रहे हैं तो वो भर स्टॉक कहलाता है। ठीक है, किसी व्यापारिक संस्था या सरकार द्वारा किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव की सीमित करने के लिए वस्तु का भंडार किया जाता है। ठीक है, ये सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बफर स्टॉक समझ में आ गया। इसको आप लोग जल्दी लिख लेंगे, मैंने आपके सामने आंसर रख दिया है आपके स्क्रीन पर। आगे आप लोग जो है सो चलिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या कि स्वस्थ जनसंख्या आर्थिक विकास की आधारशिला है कैसे। स्वस्थ यानी कि स्वास्थ्य जनसंख्या आर्थिक विकास की आधारशिला है कैसे है, इसको लिखना है। ठीक है, आइए इसको भी लिखते हैं हम लोग। दोस्तों मैं इसको आंसर कर रहा हूँ। स्वस्थ जनसंख्या आर्थिक विकास की आधारशिला है कैसे। आप सुनिएगा कि स्वस्थ जनसंख्या आर्थिक विकास की आधारशिला इसलिए है क्योंकि सबसे पहले किसी भी विकास के लिए स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि जनसंख्या या फिर व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे तो वो आने वाले समय में जो है सो अपने विकास को जो है सो आगे करेंगे, अपनी प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे। अगर वो बीमार रहेंगे तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि विकास जो है सो रुक जाएगा, है ना। आप समझ लीजिए कोरोना जिससे भारत में आया था, सारा विकास चौपट हो चुका था। पढ़ाई लिखाई, है ना, लोगों का हर चीज़, व्यापार, हर चीज़ बंद हो चुका था, तो लोग घर में बैठ गए थे। तो ये विकास के लिए क्या था, रोग था, है ना। समझ में आया। स्वस्थ जो है ना, स्वस्थ जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति अगर रहेंगे तभी तो देश का विकास होगा। वे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, है ना, और भी तरक्की करेंगे और देश की उपलब्धियां को जो है सो हासिल करेंगे। ठीक है, और देश को आगे ले जाएंगे। और बीमार हो जाएंगे तो ये सब मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। इस तरीके से आप समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। सवाल देख रहे क्या है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है ना। आइए इसका आंसर देखते हैं। देख रहे दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा है जो निम्नलिखित योजना चलाई जा रही है। पहला क्या है, पहला अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना में क्या समझिएगा। यह योजना दिसंबर 2000 ईस्वी में लागू किया गया था, शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई 1 करोड़, है ना, निर्धनता रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की पहचान की गई। ऐसे परिवार को आर्थिक सहायता के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल रखी गई थी। इस योजना के अंतर्गत 50-50 लाख निर्धन रेखा के नीचे के और नए परिवार को जोड़ दिया गया। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की संख्या कोई 2 करोड़ से लगभग हो गई है। ठीक है, अब दूसरा जो है ना, दूसरा कार्यक्रम सरकार का है वो क्या है, देख रहे हैं, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को है सो सर्वाधिक 150 पिछले जिलों में प्रारंभ किया गया। इसका जो है सो मुख्य उद्देश्य श्रम रोजगार के सृजन को और तीव्र करना है। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है जो कुशल और अकुशल बोल सकते हैं, अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा बफर स्टॉक योजना सरकार का है। ठीक है, ये भी ले सकते हैं आप लोग। तो ये करीब 3 मैंने बता दिया। एक आपका अंत्योदय योजना, एक है सो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, तीसरा है सो बफर स्टॉक। ठीक है, बाकी दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषता जो है सो है क्या है, उसको लिखना है। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। आइए देखते हैं। देख रहे हैं दोस्तों इसका आंसर क्या है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, कि जो भी बच्चे 14 साल से कम हैं उनको शिक्षा देना है मुफ्त। ठीक है, सरकार का ये योजना है पहला। दूसरा क्या है, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 से कम करना, मतलब एक प्रति 1000 में 30 कम करना, ये दूसरा आपका है सो विशेषता है। ठीक है, तीसरा है व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। ठीक है, चौथा क्या है, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। पांचवा क्या है कि परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। ठीक है, छठा क्या है, देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना। ये सब दोस्तों सरकार के जो सो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत विशेषताएं आती है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे। और दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न यही था। बाकी दोस्तों आप लोग जो है सो अपना प्रिपेयर अच्छे से करें। ठीक है, और शाम में लाइव क्लास चलती है, आप लोग उसमें जुड़ जाएंगे। लाइव क्लास का टाइम दोस्तों है सो 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 से 7, यानी कि आप 7 बजे तक भी जुड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी 7 बजे शुरू होता है, तो आप लोग मानिए ना कि 7 बजे आप लोग क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो
बाकी सभी को थैंक यू, सभी को जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड सभी लोग अपना ख्याल रखें और अपना जो है दोस्तों तैयारी में लगे रहे, यही कहेंगे हम। बाकी सभी को जो है सो समय बता दें कि नहीं रहा है, एकदम समय नहीं रहा है। आप लोग जो है सो आज 25 तारीख हो गया, 26, 27 2 दिन, फिर 28, 29 आप लोग एग्ज़ाम है, 3 दिन आप लोग के पास समय है, ठीक है। बाकी सभी को चलिए जोहार, थैंक यू सभी को। मिलते हैं फिर अगले क्लास में आप लोग से।